हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। पीआईबी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लास्ट ईयर जितने भी कार्यक्रम चलाए हैं, जितनी भी पॉलिसीज लॉन्च की है, उन सभी का एक समग्र अध्ययन आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अगर हम लोग स्कीम की बात करें, जो प्रयास किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, वो है एक सार्थक प्रयास जो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। एक मिनट, यहां पर थोड़ा पेन ले लेते हैं पहले। सार्थक, ये देखिएगा। तो सार्थक क्या है ये देखिए। कई बार क्या होता है ना, आप एक साल का जब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो ईयर, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, सरकार ने जो भी पॉलिसी चलाई हैं, वो अपने आप में एक चुनौती का काम है। उसमें अगर आप हर चीज को पढ़ने लग जाओगे, फिर तो एक डिपार्टमेंट की अगर बात करें, एक मिनिस्ट्री की बात करें, तो 4 से 5 दिन लग जाएंगे। तो इस पीपीटी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सीरीज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो केवल और केवल वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिनसे यूपीएससी मिलते जुलते क्वेश्चन पूछती आई है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये भी आ सकते हैं। ठीक है ना, ये ही आएंगे, ये मेरी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन आप इनको अगर छोड़ोगे तो इनमें से कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो इसको आप प्लीज छोड़िएगा मत, क्योंकि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती हैं ऐसी ही चीजों से, और जो न्यूज में रहती है, जो खबरों में रहती है, पीआईबी पे जिनका गवर्नमेंट मेंशन करती है जिनको, वो तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली जो पॉलिसी है, जो कार्यक्रम है, वो है सार्थक कार्यक्रम। सार्थक कार्यक्रम को क्यों जारी किया गया है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति, इसकी फुल फॉर्म है सार्थक की। ठीक है, हालांकि आपसे कोई सार्थक की फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है। गवर्नमेंट अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो वो सिंपल आपसे यही पूछेगी कि सार्थक परियोजनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। तो 19 जुलाई 2020 को जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में तथा इस कार्य में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम जो है वो 8 अप्रैल 2021 को जारी किया गया। यह योजना शिक्षा की समवर्ती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, समवर्ती का मतलब क्या होता है, हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां दी गई है। एक है संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची, और एक है आपकी समवर्ती सूची। तो शिक्षा आपकी कौन सी सूची में आती है, देखो यहां से पॉलिटिकल क्वेश्चन कवर हुआ। तो शिक्षा आपकी आती है समवर्ती सूची में। मतलब समवर्ती सूची का मतलब है कि एक ऐसी सूची जिसके ऊपर ना केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती है, बल्कि केंद्र सरकार भी उनके ऊपर कानून बना सकती है। लेकिन हाँ, कहीं अगर टकराव हो जाता है कि सेम कानून राज्य सरकार ने बना दिया और सेम कानून केंद्र सरकार ने बना दिया, तो वही किसकी चलेगी, तो केंद्र सरकार की चलेगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो संघवाद की भावना का पालन करती है। और इस पॉलिसीज में क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना को स्थानीय संदर्भ में अनुकूलित करने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करने की छूट दी गई है। मतलब जब ये कार्यक्रम चलाया गया है तो इसके लिए क्या किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई है और राज्य सरकारों को ये छूट भी दी गई है कि इन द केस अगर आपके वहां पर एरिया अलग है, वहां का कल्चर अलग है, तो आप इस प्रयास को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो यूपीएससी कैसे पूछेगी कि जो सार्थक प्रयास है केंद्र सरकारों के दिशा निर्देश के अनुसार लागू होता है और राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, राज्य सरकारों को भी कुछ छूट दी गई है। चलिए नेक्स्ट है निष्ठा कार्यक्रम। अब निष्ठा कार्यक्रम क्या है, निष्ठा कार्यक्रम की फुल फॉर्म देखिए, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। अब तक क्या होता था, आप स्टूडेंट के प्रशिक्षण की बात करते थे, है ना, स्टूडेंट के प्रशिक्षण की बात करते थे, बट ये पहला ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने जो शिक्षक के प्रशिक्षण की बात करता है, टीचर ट्रेनिंग की बात करता है, टीचर ट्रेनिंग की। क्योंकि टीचर की ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर टीचर सक्षम है तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो बच्चों को भी अच्छी चीजें सिखाएगा, बच्चे भी उतने ही सक्षम हो पाएंगे। तो ये क्या प्रयास करता है, यह जो कार्यक्रम है यह राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों के बीच दक्षता का निर्माण करने के उद्देश्य से आयोजित, मतलब उनके अंदर कौशल निर्माण करता है, बेहतर स्किल डेवलपमेंट करता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और ये जितने भी सारे कार्यक्रम हैं ये आपके कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएंगे,
एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में। थर्ड वन देखते हैं, दीक्षा कार्यक्रम। दीक्षा क्या है? तो दीक्षा ज्ञान साझा करने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है यह दीक्षा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है छात्रों और शिक्षकों के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद डिजिटल सीखने तक पहुंच को सक्षम बनाना है। यह एक मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल है जिसको कहीं भी कभी भी और किसी के लिए भी उपयोग में उपलब्ध कराया जाता है। देखिए कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में सबसे बड़ी जो समस्या फेस की, एक तो प्रवासी मजदूरों ने फेस की, सेकंड स्टूडेंट्स ने फेस की, क्योंकि स्कूल बंद हो गए एकदम से। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो बच्चे पढ़ने में थोड़े कमजोर भी है वो तो और डल हो गए, जो बिल्कुल कमजोर पढ़ने वाले। तो सरकार के सामने ये चुनौती थी कि भाई इनको कैसे हम एजुकेशन में शामिल करें, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट बढ़ने का भी डर था। जब कोरोना कोविड काल खत्म हुआ उसके बाद जब रिस्ट्रिक्शन कम हुए तो स्कूल ओपन हुए, लेकिन सरकार के सामने ये भी चुनौती है कि ये जो 6-7 महीने 8 महीने स्कूल बंद हुए हैं उसके कारण क्या होगा, बच्चे स्कूल में जाना ही बंद कर देंगे। तो सरकार ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दीक्षा। उसका उद्देश्य क्या था कि आप ऑनलाइन स्टडी करते रहो, बच्चों को डिजिटली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया। वहां क्लास 1 से लेकर 8वीं 10वीं क्लास तक जितनी भी एजुकेशन की मटेरियल है वो गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देगी और आप वहां से इजिली उसको प्रोसेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, अच्छा कदम था। नेक्स्ट है आपका सफल। सफल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग लेवल। मतलब कोई बच्चे ने कितनी चीजें सीखी हैं। कोई बच्चा मान लो 8वीं क्लास में है, 8th क्लास है उसकी, तो 8वीं क्लास में उसके माइंड का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसकी जो सीखने की क्षमता होनी चाहिए, उस सीखने की क्षमता का मूल्यांकन कौन करता है? ये सफल कार्यक्रम करता है। ठीक है, सफल छात्रों को, स्कूलों को छात्रों के सीखने के बारे में नैदानिक जानकारी प्रदान करके पूरे वर्ष में स्कूल की प्रगति को सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार यह स्कूली शिक्षा को योग्यता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायता करेगा। इसका कुल पर्पज क्या है? मान लो कोई बच्चा है, मान लो स्टूडेंट ए है, अब इसको पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, मान लो इसको कोई डिस्फेजिया करके रोग होता है एक बच्चों में, डिस्फेजिया, जिसमें बच्चा क्या करता है, बच्चे को बोलने में दिक्कत आती है, पढ़ने में दिक्कत आती है। तो ऐसे जो रोग होते हैं इनकी पहचान करने के लिए किनको चलाया गया? एक सफल कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, ताकि इस प्रकार की जो समस्या है ना उनका निदान किया जा सके, उनको पहचाना जा सके और फिर उनका उपचार किया जा सके। इससे क्या होगा? इससे होगा जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो भी काफी इंप्रूव होगा और बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। और जो शिक्षक है, शिक्षकों को जिसको ये लगता है कि ये बच्चा जानबूझ के नहीं पढ़ रहा है, तो उनको पता चलेगा ये जानबूझ के नहीं पढ़ रहा है, इसके अंदर ही बेचारे को कुछ दिक्कत है, ये पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, एक मूवी आई थी, तो उसमें क्या था, उस बच्चे को ये रोग था, डिस्फेजिया था या पता नहीं डिस्कुलिया था, तो उसको एक रोग था जिसमें वो चाहता था पढ़ना, लेकिन उसको क्या करता, उसके अक्षर उसको उड़ते हुए नजर आते थे। इसलिए इस प्रकार के जो रोग हैं, इस प्रकार की जो समस्या है, उनकी पहचान करेगा सफल कार्यक्रम। अब नेक्स्ट है पीएम पोषण कार्यक्रम। हमारी सरकारों के द्वारा 1992 से ही मध्याह्न भोजन, जो मिड डे मील की योजना है, उसको चलाया जा रहा है और वो योजना आज भी बदस्तूर जारी है, आज भी वो कंटिन्यूटी में चल रही है। लेकिन अब भारत सरकार ने इसमें क्या किया है कि 29 सितंबर 2021 को स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय योजना के एक संशोधित संस्करण, इसका मतलब क्या है, मॉडिफाई किया गया इस योजना को। मतलब ये कोई नई योजना नहीं है कि भाई पीएम पोषण कोई नई योजना है, जो पहले से ही मिड डे मील योजना चली आ रही थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है और उसको नाम दे दिया गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को मंजूरी दी गई है। सेकंड टर्म क्या है कि जो पीएम पोषण योजना है उसमें सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यूपीएससी यहां से क्या लिख देगी कि पहली से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को शामिल किया गया है, केवल सरकारी स्कूल के बच्चों को शामिल किया गया है। तो देखिए गवर्नमेंट ने साफ साफ बताया है कि पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को शामिल करेंगे और दूसरा सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त जो भी मान्यता प्राप्त स्कूलें हैं जिनको सरकार एड दे रही है, फंड दे रही है, वो भी इस योजना को शामिल करेंगे। वेरी गुड। चलिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, बार बार फिर पूछ सकता है। बच्चों को क्या डाउट रहता है कि ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है ये पर्यटन मंत्रालय की योजना है या एजुकेशन मिनिस्ट्री की? अभी तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहने लगे हम लोग, लेकिन पहले इसको एमएचआरडी मिनिस्ट्री कहते थे,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे मान लो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट को तमिलनाडु स्टेट के साथ अपने कल्चरल जो रिलेशन होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हरियाणा सरकार स्कूलों से अपने बच्चों को तमिलनाडु भेजती है और तमिलनाडु सरकार अपने बच्चों को हरियाणा में भेजती है, ताकि क्या हो, कल्चर का आदान प्रदान हो, भाषा का आदान प्रदान हो, संस्कृति का आदान प्रदान हो, खाने पीने का आदान प्रदान हो, डांस फॉर्म संस्कृति, ये सारी चीजों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन आए, ताकि एक भारत की फीलिंग बच्चों के अंदर भरी जा सके, है ना। एट द एंड तो हम लोग एक भारत ही हैं, हमारी जाति अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, हमारा रहना सहना अलग अलग हो सकता है, बट एट द एंड हम जिस एक ही घर के अंदर रह रहे हैं उस घर का नाम क्या है, भारत। ये सब लोगों को समझना चाहिए और सब लोगों को इसके बारे में अमल करना चाहिए। तो भारत सरकार का यही प्रयास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत क्या करता है, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ और बंधन को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि भारत की एकता और अखंडता मजबूत बनी रह सके। चलिए नेक्स्ट है आपका भाषा संगम। ये भी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जाता है, जो विद्यार्थियों को जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, हमारी जो अनुसूची है संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12वीं अनुसूची में से कौन सी अनुसूची में भाषाएं आती है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं आती है, 22 भाषाएं आती है। तो शिक्षार्थियों को 22 अनुसूचित भाषाओं से परिचित कराकर स्कूलों में भाषा और भाषाई समरसता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत भाषा संगम कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो इसका जो मदर जो प्रोग्राम है वो कौन सी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसके अंडर में जो प्रोग्राम चलाया गया वो है भाषा संगम। तो भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में लगभग 100 वाक्य शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों और उनके जीवित संदर्भों में प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब स्टूडेंट की जो पाठ्यक्रम है, जो उसकी पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें क्या करते हैं कि लगभग जो 22 हमारी अनुसूचित भाषाएं हैं ना, उनके 100 वाक्यों को उसमें शामिल कराया जाएगा, ताकि बच्चे क्या है उसको अवगत हो सके, कम से कम उनके साथ कुछ इंटरेक्ट कर सके, बच्चों को पता चल सके कि ये भाषाएं भी इंडिया में वैलिड हैं, ये भाषाएं भी इंडिया में बोली जाती हैं। तो ये भाषा संगम प्रोग्राम की कुछ प्रयास है। नेक्स्ट है विद्यांजलि। इसके बारे में देखते हैं। तो विद्यांजलि क्या है, प्रधानमंत्री ने देश भर में सामुदायिक CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अब वो क्या करती हैं, लैंड सरकार से लेती हैं, बिजली सरकार से ले रही है, पानी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रही है, तो वो जब वो प्रॉफिट कमाती है तो उनका भी तो कुछ हिस्सा बनता है कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सके। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सरकार उनको कहती है भाई आपके प्रॉफिट का कम से कम 1% या 2% आप सोशल सर्विस में खर्च करोगे। सोशल सर्विस इन द सेंस, आप अगर कहीं पर पानी गंदा आता तो उसकी समस्या का समाधान कराओ, कहीं पर स्कूल नहीं है तो वहां पर स्कूल बनवाओ, कहीं पर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आप वहां तक लाइट पहुंचाओ। तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, प्राइवेट कंपनियों को। किसके माध्यम से, CSR के माध्यम से। तो सामुदायिक CSR और निजी क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को मजबूत करने और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से 7 दिसंबर 2021 को यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो इसमें प्रयास क्या है, देखिए प्रयास क्या है, जैसे कोई मान लो आप IAS ऑफिसर हो, आप जिस स्कूल से पढ़े हो, अब आप सक्सेस हो चुके हो, आप जिस स्कूल से पढ़े हो, तो आपका मन क्या करेगा, मेरा मन ये करेगा कि भाई मैं अपने स्कूल के लिए कुछ करूं, है ना, मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। तो आप क्या कर सके, अपने स्कूल में जाकर आप वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड जो सामग्री है आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। इवन आप वहां जाकर 1-2 घंटे का कुछ लेक्चर भी दे सकते हैं, या आप वहां पर रूम नहीं है, पानी नहीं है, तो आप वहां पर उसकी व्यवस्था करवा सकते हैं। तो ये चीजें जो व्यक्ति कैपेबल है, जो अपने तन मन धन से जैसे भी वो सपोर्ट कर सकता है, तो वो इस एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए जो कुछ एफर्ट करे जा सकते, वो इस विद्यांजलि प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि यूपीएससी पूछेगा कि यह सरकार की जिम्मेदारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए योजना है। प्रतिस्थापित का मतलब अल्टरनेट है, स्थापित करती है कि
सरकार क्या चाहती है कि सरकार अब अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ पीछे खींच रही है और प्राइवेट प्लेयर्स को आगे कर रही है कि अब आप ही स्कूल में सुधार करो, आप ही वहां पर एजुकेशन के लिए रूम बनाओ, आप ही वहां पर पानी के लिए व्यवस्था करवाओ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से कहीं नहीं भाग रही है। सरकार ने ये बात खुद कही है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से कोई अल्टरनेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि समाज जितनी कैपेबिलिटी है समाज के लोगों की, कोई व्यक्ति जितना कर सकता है उतनी मदद करे। अदरवाइज सरकार तो कर ही रही है अपने तरीके से, ठीक है। तो बल्कि सर्वोत्तम संभव तरीके से अंतिम मील तक पहुंचने के सरकारी प्रयासों को पूरा करने और मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। तो विद्यांजलि प्रोग्राम क्या हुआ? एक प्रकार से सामाजिक सहायता प्रोग्राम है, सामाजिक सहायता प्रोग्राम है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो डेटा गवर्नेंस जो क्वालिटी इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? सर ये नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। तो जब एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो नीति आयोग क्यों ले आए, और नीति आयोग का ये जो इंडेक्स है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए सर, नीति आयोग हर वर्ष एक ये इंडेक्स जारी करता है जिसमें वह यह देखता कि भारत सरकार के जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, उन्होंने पूरे वर्ष में किस तरीके से अपनी योजना को इंप्लीमेंट किया, उनके पास जो संसाधन थे उन्होंने उन संसाधनों का ठीक ढंग से यूज किया भी है या नहीं किया है, और उसके आधार पर 0 से लेकर 5 के बीच में उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में नीति आयोग ने अपना यह इंडेक्स निकाला और इसमें जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको 5 में से 2.95 मार्क्स दिए गए हैं। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी अगर आपसे पूछेगी तो सिंपली यही पूछेगी कि डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स कौन सी संस्था से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, नीति आयोग से, या आपका WHO से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नीति आयोग की एक पहल है। नेक्स्ट देखते हैं, मनोदर्पण। मनोदर्पण क्या स्कीम है? देखिए, कोविड-19 के कारण जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ वो इकोनॉमिकली तो हुआ, इंसानों के ऊपर आर्थिक संकट आया, लेकिन मेंटली डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा हुआ। मेंटली डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे घर पे हैं, अब पिता की जो जॉब थी, प्राइवेट जॉब थी, वो छूट चुकी है, तो माता पिता भी प्रेशर में है, मेंटली प्रेशर उनके ऊपर भी है, क्योंकि उनको अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना है, रोजमर्रा की लाइफ में जो भी जरूरतें हैं उनको पूरी करनी है, आपको एजुकेशन भी आगे बढ़ानी है, आपको उनको पोषण युक्त खाना भी प्रोवाइड कराना है। तो लेकिन मेंटली डिस्टरबेंस, दबाव ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनकम आ रही थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में एनसीईआरटी द्वारा मनोदर्पण कार्यक्रम कोविड-19 और उसके बाद के समय के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया है। मतलब मेंटली जो हेल्प हो सकती है ना, थेरेपिस्ट जो होते हैं, उन थेरेपिस्ट की सहायता से उनको बूस्टअप किया जाएगा। जो मेंटली कंडीशन माता पिता की और बच्चों की हो चुकी है, जो कुछ जिनमें से कुछ के पेरेंट्स डिप्रेशन में भी जा चुके हैं, तो उनको उभारने का जो काम करेगी वो सरकार करेगी। और कौन सी योजना उन्होंने लॉन्च की है? एनसीईआरटी के द्वारा मनोदर्पण एक स्कीम लॉन्च की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इंपॉर्टेंट इसमें यही है, डिजिटल से तो आप लोग समझ चुके होंगे कि भारत सरकार का क्या प्रयास है कि गांव का डिजिटलाइजेशन हो सके, वहां भी इंटरनेट जैसी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जा सके। अब जो दूसरी बात आती है कि इसको कौन सा मिनिस्ट्री चला रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहां पर आपको डाउट हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम जो है, टेलीकॉम जो मिनिस्ट्री है वो इसको बढ़ावा दे रही होगी, तो गलत हो जाएगा आपका आंसर ये आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों को डिजिटलीकरण से लाभ उठाने में सक्षम बनाना है। सेकंड, इस योजना में महिला, पुरुष, वर्ग और धर्म समावेशी है, मतलब कोई भी धर्म का हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, सब इसमें शामिल हो सकते हैं। और इस पहल के तहत अब तक 1.1 करोड़ शिक्षार्थियों को प्रमाणित किया जा चुका है। मतलब डिजिटलाइजेशन, उनको कोर्स कराया जाता है और फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसकी हासिल कर सके। तो ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। नेक्स्ट है आपका पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या, पीएम ई विद्या क्या है? तो देखिए, ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म है
जिसके अंतर्गत डिजिटल, ऑनलाइन, टीवी, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, पॉडकास्ट आदि में विविध शैक्षिक संसाधन प्रदान किए जाते हैं। और यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई एक स्कीम है जिसमें बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। किसके माध्यम से? डिफरेंट जो डिजिटल मोड हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन है, टीवी है, यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, इनकी सहायता से, ताकि बच्चे क्या है एजुकेशन से कुछ ना कुछ रिलेट कर सकें, शिक्षा से दूर ना जाए। तो ये पीएम ई विद्या है। नेक्स्ट देखते हैं आपकी पीएम ई पाठशाला। ये इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहा ये पिछले साल। तो भारत सरकार की जो ई पाठशाला पहल है वो डिजिटल पुस्तकों और ई सामग्री के प्रकाश के लिए है ना। डिजिटल जो पुस्तकें, एनसीईआरटी की जितनी भी पुस्तकें हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके ई पाठशाला ऐप के ऊपर डाल दिया गया है। तो ई पाठशाला वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करके छात्र, शिक्षक, शिक्षकों के अभिभावक मुफ्त और खुले संसाधन के रूप में 377 ई पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की है, इनको विभिन्न भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू आदि में प्राप्त कर सकते हैं। अब यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगी? यूपीएससी ये पूछेगी आपसे, वो स्टेटमेंट देगी जैसे ई पाठशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है, तो बिल्कुल राइट है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगी कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया है, डिजिटल पहुंच स्थापित करना बच्चों की एजुकेशन तक, ये भी सही है। तीसरा पूछेगी इसे केवल हिंदी व अंग्रेजी लैंग्वेज में ही प्राप्त किया जा सकता है, हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू इन लैंग्वेजों में भी हासिल किया जा सकता है। तो यूपीएससी ऐसे ही खेलती है आपसे दिमाग के साथ। और देखिए सिंपल है, आप इसमें थोड़ा बेसिक लॉजिक भी लगा सकते हैं कि अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने बनाया है तो भारत सरकार केवल नॉर्थ इंडिया की सरकार तो है नहीं कि जहां पर हिंदी और अंग्रेजी ही चलेगी। उसको साउथ की भी चिंता है, उसको ईस्टर्न पार्ट की भी चिंता है, उसको वेस्ट की भी चिंता है। तो भारत सरकार क्या चाहती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब भी क्रिएट करे तो ऐसा करें जिसमें आपका पूरा का पूरा हिंदुस्तान उसमें शामिल हो, सारे लोग उसमें लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम्स थी जो किसने चलाई थी, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाई थी। इसके बारे में आप डिटेल थोड़ा सा आप खुद भी इसके बारे में रिसर्च कीजिए, पढ़िए। ये मैं आपको एक पाथ प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप चीजों को कंसाइज करना सीख जाओ कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ना तो देखो आपको खुद ही है, मैं उसमें कोई जादू नहीं फैला दूंगा या टीम कोई जादू नहीं कर देगी जिससे आपके दिमाग में चीजें घुस जाएंगी। रिवीजन तो आपको करना, लेकिन हम लोगों ने ये 13-14 जो स्कीमें हैं ये आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है कि भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम है, आप इनको मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इनसे मिलेगा ही मिलेगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसकी डिटेल के लिए आप गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है उसको आप बार बार विजिट कीजिए, देखिए। आपके पास 13 टॉपिक आ चुके हैं, इनको थोड़ा और सर्च कीजिए। अदरवाइज जितना ये करवाया गया है इसको भी आप ठीक ढंग से अगर कंज्यूम कर लोगे, इसको डाइजेस्ट कर जाओगे, तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिपार्टमेंट, किसी नई मिनिस्ट्री के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।